इस देश में किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा भड़काई गई। इस देश में सीएए के नाम पर हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, भड़काई भी गई। और अब इस देश में एसआईआर को लेकर एक बार फिर से बिहार के साथ साथ बंगाल या फिर पूरे देश को भड़काने की कोशिश की जा रही। क्या ये आम घटनाएं हैं? लेकिन जब इन घटनाओं के पीछे जाते हैं, इन घटनाओं के पीछे के पर्दे के पीछे की कहानी जब समझते हैं, तो पता चलता है कि ये आम घटनाएं नहीं होती हैं, ये घटनाएं प्लांटेड होती हैं। अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके से अमेरिका भारत के ऊपर लगातार दबाव बना रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, 50% का टैरिफ लगा चुके हैं और ज्यादा इस टैरिफ को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और ज्यादा सैंक्शंस तक लगाने की बात कर रहे हैं, जिससे कि रशिया को काउंटर किया जा सके, रशिया के ऊपर दबाव बनाया जा सके। लेकिन फिलहाल एक रॉ की रिपोर्ट आई है। इस पूरे मामले पर रॉ ने, भारत की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उसने एक डिटेल्ड रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी है। और ये इस रिपोर्ट का हवाला पवनीत सिंह, लेखक हैं और जियोपॉलिटिकल के अच्छे खासे जानकार हैं, उनके पास से मैंने आपके लिए तथ्य जुटाए हैं जो मैं आपको फिलहाल बता रहा हूं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का भारत के ऊपर क्या आरोप है? आरोप है कि भारत रूस से तेल खरीदकर रूस यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देता है। उनका कहना है कि तेल की कीमत खरीदकर रूस को धन मिलता है, जो उसकी शुद्ध मशीन को, जो उसकी युद्ध मशीनरी को, रूस की युद्ध मशीनरी को सपोर्ट करता है और इस वजह से युद्ध नहीं रुक रहा। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ और पेनल्टी लगाने की धमकी दी। लेकिन क्या वाकई में भारत जो तेल खरीद रहा है रशिया से, सिर्फ वही पैसा मिल रहा है रशिया को और रशिया को पैसा नहीं मिल रहा है? रशिया ने पिछले साल तेल बेचकर $90 लाख कमाए हैं। तो क्या वो सारा पैसा भारत ने दे दिया? ऐसा होना असंभव है। उसमें चीन भी साझेदार है, उसमें यूरोपियन यूनियन भी साझेदार है, उसमें अमेरिका भी साझेदार है। लेकिन ट्रंप इन देशों को और खुद को बचाकर ले जाते हैं। आज आपको वो आंकड़े दिखाऊंगा कि कितना तेल भारत खरीदता है, कितना पैसा भारत देता है और कितना पैसा, पीछे लेकर जाइएगा जरा, कितना पैसा यूरोपियन यूनियन देते हैं और बाकी के देश देते हैं। रॉ की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत के सभी दूतावासों को ये रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें 2022 से 2025 तक यूरोप ने रूस से भारत की तुलना में कहीं अधिक तेल और गैस खरीदा है। रूस के कुल राजस्व में यूरोप का योगदान 23% है। मतलब एक तरीके से अगर कहें कि यूरोप की अर्थव्यवस्था रशिया से चल रही है, जबकि भारत का योगदान केवल 13% है, मतलब 10% कम। यूरोस्टेट के आंकड़ों के मुताबिक 2022 से 2025 तक यूरोपीय संघ ने रूस से 297 अरब यूरो, लगभग $315 अरब का सामान खरीदा है, जिसमें 2024 में 67.5 अरब यूरो का माल और 17.2 अरब यूरो की सेवाएं शामिल हैं। इसमें 16.5 मिलियन टन तरलीकरण प्राकृतिक गैस, मतलब एलएनजी खरीदा है। एलएनजी खरीदने के मामले में यूरोप सबसे ऊपर है रशिया से, भारत का भी नंबर कहीं नहीं आता। वहां उर्वरक खरीदे हैं, लोहा इस्पात खरीदा है और मशीनरी भी खरीदी है। सिर्फ तेल ही नहीं खरीदा है, बाकी चीजें भी खरीदी गई हैं। यहां G7 के जो देश हैं, उनके जो टैंकर्स हैं, जो रशिया से भारत तेल लेकर आते हैं, वहां भारत में रिफाइन होता है और वहां से रिफाइन करके वो यूरोप लेकर जाते हैं, या फिर रशिया से डायरेक्ट यूरोप लेकर जाते हैं। उसमें यूरोपियन जो G7 के जो देश हैं, उनके टैंकर्स के और जो इंश्योरेंस है, मतलब कोई टैंकर चलता है तो बिना इंश्योरेंस के तो वो नहीं चलता है, जो लोग उसे संरक्षण देते हैं, अगर कुछ हानि होती है तो भरपाई कौन करेगा? ऐसे लोग G7 के 56% लोग ऐसे हैं, जो G7 के कंट्रीज के लोग ऐसे हैं जो 56% इस व्यापार में शामिल हैं। बाकी जबकि भारत की हिस्सेदारी इसमें 5% से भी कम है। रशिया से जो तेल आता है यूरोप तक जाता है, उसमें 56% G7 के देश शामिल है, अमेरिका भी उसमें शामिल है, और जिसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 5% है। रॉ की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि G7 देशों के टैंकर और इंश्योरेंस कंपनियां रूस के तेल और गैस के वैश्विक व्यापार को सुविधा प्रदान करती है। फिर भी ट्रंप भारत को निशाना बना रहे हैं। अब पता नहीं कौन सा गणित ट्रंप लगाए बैठे हैं। यूरोप और अमेरिका ने केवल रूस से तेल और गैस, बल्कि आयरन, स्टील, कोयला, केमिकल और उर्वरक खरीदे। यूरोप की अर्थव्यवस्था रूस के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था में 23% का योगदान ये यूरोपियन कंट्रीज देती हैं। उदाहरण के लिए 2024 की अगर बात करें तो यूरोपीय संघ ने रूस से 21.9 अरब रुपए का जीवाश्म ईंधन आयात किया, जो यूक्रेन को दी गई 18.7 अरब की वित्तीय सहायता से अधिक है। इसे ऐसे समझिए, यूक्रेन को इन यूरोपीय देशों ने 18.7 अरब डॉलर की मदद की
और रूस से जो तेल खरीदा वो 21.9 अरब रुपए का खरीदा। मतलब इस मदद से बहुत ज्यादा इन लोगों ने तेल रशिया से खरीदा है। उसके बावजूद भी ट्रंप भारत को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं। अमेरिका, ट्रंप के जो दावे हैं वो ये हैं कि अमेरिका भी रूस से महत्वपूर्ण सामान, देखिए इसके बिल्कुल विपरीत है, अमेरिका भी सामान खरीदता है। 2022 से 2025 तक के आंकड़े ये बताते हैं कि 2022 से 24 तक अमेरिका ने रूस से 60 अरब से ज्यादा का सामान आयात किया। 25 की पहली तिमाही में 2.1 अरब डॉलर का सामान मंगाया, जो साल दर साल 23% की वृद्धि दर्शाता है। मतलब हर साल 23% की वृद्धि इसमें होती है। उर्वरक खरीदा, पैलेडियम खरीदा, यूरेनियम और प्लूटोनियम खरीदा। यूरेनियम आज भी खरीदता है लगभग 5200 करोड़ रुपए का। बाकी जो सामान है, निकल है, टाइटेनियम है, रसायन है, इसमें अमोनिया, कृषि के उत्पाद शामिल हैं, वो जो मंगाए गए हैं। 2023 में अमेरिका ने रूस से 4.5 अरब का सामान मंगाया था। ट्रंप ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें इस आयात की जानकारी नहीं थी जब भारत ने यह तथ्य उजागर किया। भारत ने तथ्य क्यों उजागर किया? अमेरिका को पूरी दुनिया में नंगा करने के लिए। एक पत्रकार ने ट्रंप से सवाल पूछा था कि भारत का तो दावा है कि आप भी सामान खरीदते हैं। तब ट्रंप की हिपोक्रेसी देखिए, ट्रंप कह देते हैं कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, जब जानकारी होगी तब मैं आपको इस बारे में बता दूंगा। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, 25% टैरिफ, 25% पेनल्टी के रूप में। 22 से 25 के बीच तेल और गैस से रशिया, अभी इस आंकड़े को आराम से समझिएगा ध्यान से, 90 लाख करोड़ रुपए कमाए, लगभग 1.08 ट्रिलियन डॉलर। 90 लाख डॉलर का आंकड़ा पकड़कर चलिएगा, रशिया ने ये कमाए हैं 2022 से 2025 के बीच में। इसमें भारत का योगदान 1.12 लाख करोड़ रुपए का है, मतलब 13.4 अरब डॉलर का। तुलना चीन की अगर बात करें तो चीन ने 20 लाख करोड़ रुपए का तेल खरीदा है रशिया से, वहीं 240 अरब रुपए का। वहीं यूरोप की अगर बात करें तो 2 लाख करोड़ रुपए का तेल खरीदा है यूरोप ने, लगभग 24 अरब डॉलर का, जो भारत और चीन दोनों से कहीं ज्यादा है। लेकिन आरोप भारत के ऊपर है कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, इसलिए रूस गोले दाग रहा है यूक्रेन के ऊपर। अब यहां एक और बात समझिए, G7 के जो देश हैं या फिर यूरोपियन यूनियन ने जब सैंक्शंस लगाए थे रूस के ऊपर, तब उन्होंने मना नहीं किया रूस को, सैंक्शंस नहीं लगाया कि तुम अपना तेल बेच ही नहीं सकते। उन्होंने क्या चाल चली? उन्होंने चाल चली कि तुम अपना तेल सस्ता बेचो। मार्केट का रेट लगभग 80 से 85 डॉलर प्रति बैरल था। इन लोगों ने मार्केट कैप लगा दिया कि तुम $60 प्रति बैरल से ज्यादा तेल नहीं बेच पाओगे। रशिया ने कहा ठीक है, रशिया ने बेचा $60 प्रति बैरल पर की जो प्राइस कैप लगाई, ताकि रूस का मुनाफा कम हो सके और वैश्विक तेल आपूर्ति बनी रहे। और इन यूरोप के देशों को जिस तरीके से भारी भरकम तेल खरीदते हैं, इन्हें सस्ता तेल मिल सके, इनकी कमाई हो सके और रूस की कमाई को सीमित किया जा सके। भारत ने इस कैप का पालन करते हुए डिस्काउंटेड तेल $60 प्रति बैरल खरीदा और इसे रिफाइन कर वैश्विक बाजार में $80 प्रति बैरल पर बेचा। मतलब यहां भारत ने अपनी कमाई की है, मुनाफा कमाया। यह पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत किया गया था। भारत ने किसी भी नियम को नहीं तोड़ा था। जो अंतरराष्ट्रीय नियम इन यूरोपीय देशों के द्वारा लगाए गए थे, उन्हीं नियमों के आधार पर भारत ने तेल खरीदा और यूरोपीय देशों को बेचा। खुद यूरोपीय देश भी फायदा कमा रहे थे, मोटा मुनाफा कमा रहे थे। अमेरिका की नाराजगी क्या है? अमेरिका को भारत की रणनीति इसलिए खटक रही है क्योंकि भारत ने G7 के प्राइस कैप का उपयोग कर वैश्विक रिफाइनरी, टैंकर और इंश्योरेंस बाजार में G7 देशों को चुनौती दी। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे रिफाइन कर बेचकर वैश्विक तेल व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत की, जो अमेरिका और G7 के देशों के एकाधिकार को चुनौती देता है। अभी आपको बताया, ये जो टैंकर ढुलाई का काम करते हैं, ये 56% हैं किसके? यूरोपीय संघ के, यूरोपियन यूनियन के हैं। रिफाइनरी, अब ये बात भी अमेरिका को पसंद नहीं है। जामनगर में हमारी नायरा की रिफाइनरी है, रिलायंस की रिफाइनरी है, और इन दोनों का ही करार रशिया के साथ है। रिलायंस का करार है 12 से 13 बिलियन डॉलर का तेल खरीदने का हर साल, और नायरा जो कंपनी हमारे यहाँ है उसमें रशिया की कंपनी का लगभग 49% शेयर है। तो रशिया का तेल रशिया से तेल आता है, हम रिफाइन करते हैं और पूरे यूरोप में बेचते हैं। बड़ी बड़ी रिफाइनरियां तो अमेरिका की थी, G7 देशों की थी। भारत कैसे इस क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गया, यह बात अमेरिका को पसंद नहीं आई। यह टैरिफ लगाने का एक मूल कारण यह भी है। अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए हमने भारत ने जो कहा है, भारत का जो जवाब है सुनिश्चित की। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत की 140 करोड़ की आबादी सस्ती ऊर्जा उसके लिए जरूरी है और वो खरीद रहे हैं, और रूस के तेल आयात की रणनीति का एक हिस्सा है।
ट्रंप के टैरिफ और आर्थिक दबाव के आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं, यह भारत ने साफ कर दिया। भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार है और यह वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने का काम कर रहा है। तथ्य दिखाते हैं कि यूरोप और अमेरिका रूस की युद्ध मशीन को ज्यादा फंड कर रहे हैं। 2024 में अमेरिका ने रूस से 3 अरब का सामान आयात किया, जिसमें ये बहुत सारे सामान शामिल हैं, और बाकी का यूरोप का जो व्यापार है वो 90 अरब से भी ज्यादा करा। फिर भी ट्रंप भारत को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि भारत ने उनके वैश्विक रिफाइनरी और टैंकर कॉम्प्लेक्स को चुनौती देने का काम किया। भारत ने G7 के नियमों का पालन कर उन्हें ही आउटस्मार्ट किया। भारत ने जिस तरीके से, जिस गति से, जिस तेजी के साथ इन G7 देशों के साथ टक्कर ली है और खुद को दुनिया में स्थापित किया है, जिस तरीके से भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, यह बात इन देशों को समझ नहीं आई, यह बात इन G7 के देशों के हलक से नीचे नहीं उतरी। अमेरिका दोहरे मापदंड यहां दिखा रहा है। अमेरिका और यूरोप खुद रूस की जो युद्ध वाली मशीनरी है उसे फंड करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आरोप सारा का सारा भारत के ऊपर है। भारत ने 2024-25 में रूस से 68.7 अरब का व्यापार किया, जिसमें लगभग $50 अरब का बड़ा हिस्सा तेल में भारत ने दिया। यह युद्ध के बाद डिस्काउंटेड तेल का लाभ उठाने की सिर्फ एक रणनीति थी। और यहां पूर्व जो राजदूत थे अमेरिका के भारत में, उन्होंने इस स्थिति को खुद साफ किया। जब 2022 में युद्ध शुरू हुआ तो हमने पहल की थी, यह हमारी रणनीति थी कि भारत रशिया से तेल खरीदे, सस्ता तेल खरीदे, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में इजाफा ना हो, दुनिया में महंगाई ना बढ़े। तो अमेरिका में महंगाई बढ़ती, यूरोप में महंगाई बढ़ती, उसके लिए इन लोगों ने सोचा कि भारत को तेल खरीदने देना चाहिए। लेकिन आज ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम रशिया की युद्ध मशीनरी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन भारत की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं वो बताते हैं कि भारत आकर सपोर्ट नहीं करता है रशिया की युद्ध मशीनरी को, भारत से ज्यादा यूरोप और खुद अमेरिका सपोर्ट करता है। तो इस दोगले रवैये पर अमेरिका और यूरोप के आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।